तो पिछले एपिसोड में टैन्यू एल्डर डी के साथ में इमोर्टल सेक्ट पील डिवीजन में आया था, जहां पर आखिरकार फोर्थ एल्डर उसे अंदर ले जाने के लिए राजी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर टैन्यू और एल्डर डी को अंदर लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वह अचानक से एक जगह पर रुक जाता है और टैन्यू से कहता है कि आप कौन हैं, इसके बारे में यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है, इसलिए मैं आपसे परमिशन की भीख मांगता हूँ कि आप हमें भी अपने साथ अंदर ले चलें। यह सुनकर टैन्यू इसके बारे में कुछ देर सोचता है और इसके बाद वह फोर्थ एल्डर से कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ में अंदर जा सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो उसकी वजह से मैं तुम सभी के साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद फोर्थ एल्डर टैन्यू के इस बात को मान जाता है और इसके बाद सभी लोग एक रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि चीफ टैंक बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। अब टैन्यू इसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखता है और इसके बाद उसे पता चलता है कि यह तो वही लेडी है जिसने एक बार माउंटेन में उसे एक डिमन से बचाया था। इसके बाद टैन्यू इसके बारे में सोचने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि यही चीफ टैंक है। तभी एक एल्डर टैन्यू से कहती है कि क्या इनको बचाने की कोई भी उम्मीद बची हुई है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि इसके लिए मुझे सबसे पहले उसे चेक करना होगा, लेकिन अब तुम सभी लोग शांत रहना और यहाँ पर कोई भी आवाज मत करना। इसके बाद टैन्यू चीफ टैंक के इंजरी को चेक करने लगता है और इसके बारे में अच्छे से पता लगाने के लिए अपनी सोल को उसके अंदर भेजता है। इसके बाद टैन्यू को पता चलता है कि हेवनली सोल और सेंट्रल पॉइंट के जख्मी होने की वजह से बचे हुए 2 सोल और 6 स्पिरिट भी इससे अफेक्टेड हो गए हैं, इसलिए तीनों सोल और 7 स्पिरिट भी बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके बाद टैन्यू सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में इसे नहीं बचाया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी टैन्यू इतनी आसानी से उम्मीद नहीं खोता है और वह सोचने लगता है कि इसको बचाने का जरूर ही कोई तरीका होगा, क्योंकि इसने एक बार मेरी जान भी बचाई थी, जिसकी वजह से इसका दिल बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके अलावा इसकी वजह से मिस बिंग की जान भी दांव पर लगी है, इसलिए टैन्यू डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चीफ टैंक को किसी भी तरह से बचाना होगा। इसके बाद टैन्यू चीफ टैंक के कान में कहता है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। इसलिए अगर तुम मेरी बातों को सुन पा रही हो, तब तुम अपने तीनों सोल और 7 स्पिरिट को कंट्रोल करो और मेरे लिए कोई मैसेज रिलीज करो। लेकिन टैन्यू को चीफ टैंक से कोई भी आंसर नहीं मिलता है। इसके बाद टैन्यू फिर से चीफ टैंक से कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार मत मानो और केवल तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनती जाओ। इसके बाद चीफ टैंक टैन्यू को अपना मैसेज देती है। इसके बाद टैन्यू चीफ टैंक से कहता है कि मैं अब तुम्हारे तीनों सोल और 7 स्पिरिट में एंटर करने वाला हूँ, ताकि मुझे तुम्हारे बीमारी की असली वजह का पता चल सके, क्योंकि मेरे पास अब केवल यही तरीका बचा हुआ है जिस तरीके से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद टैन्यू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है। अब उसके इस बात को सुनकर चीफ टैंक उसे अपना सिग्नल देती है, जिसके बाद टैन्यू भी समझ जाता है कि चीफ टैंक उसकी बात को सुन रही है और इसके बाद वह चीफ टैंक से कहता है कि अब तुम्हें केवल वैसा ही करना है मैं जैसा तुमसे बोलने वाला हूँ। अब टैन्यू चीफ टैंक से बताता है कि तुम्हारे तीनों सोल और 7 स्पिरिट में एंटर करना यह एक बहुत ही डेंजरस चीज है, जिसकी वजह से तुम मुझे रिजेक्ट मत करना, नहीं तो इसकी वजह से तुम तुरंत ही मर जाओगी, क्योंकि तुम्हारे तीनों सोल और 7 स्पिरिट भी पहले से बुरी तरह से जख्मी हैं। इसलिए अगर तुमने उसके दौरान कुछ भी किया तब इसकी वजह से तुम्हारी सोल भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन चीफ टैंक इसकी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी और इसके बाद वह टैन्यू को ऐसा करने के लिए परमिशन भी दे देती है। लेकिन टैन्यू अभी भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता है, इसलिए वह चीफ टैंक से कहता है कि अगर तुम मुझे कंफर्मेशन देना चाहती हो तब इसके लिए तुम मुझे अपने लाइफ सोल में 2 बार फ्लक्चुएशन लाकर दिखाओ, क्योंकि यह चीज तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हम इसमें कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। यह सुनकर चीफ टैंक अपने लाइफ सोल में 2 बार फ्लक्चुएशन दिखाती है। अब इसकी वजह से टैन्यू को पूरी तरह से कंफर्मेशन मिल जाती है, जिसके बाद वह समझ जाता है कि चीफ टैंक उसे रिजेक्ट नहीं करेगी और इसके बाद वह उसके अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद टैन्यू बारी बारी से उसके सभी सोल को चेक करता है और सब कुछ पूरा होने के बाद वह चीफ टैंक के बॉडी से बाहर आ जाता है। अब इस तरह से टैन्यू को पता चलता है कि चीफ टैंक का केवल हेवनली सोल और सेंट्रल पॉइंट ही जख्मी नहीं है, बल्कि इसके अलावा उसके तीनों सोल और 7 स्पिरिट भी बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं। इसलिए टैन्यू सभी से कहता है कि अगर इसके बारे में पहले पता चला होता तब जून मेडिसिन की मदद से हम इसके तीनों सोल और 7 स्पिरिट को सही कर सकते थे, जिसके कुछ समय के बाद वह पूरी तरह से हील हो जाता, लेकिन अब इसके लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। इसके बाद टैन्यू गुस्से में इनसे पूछता है कि चीफ टैंक कहाँ पर जख्मी हुई थी। इसके बाद एक एल्डर टैन्यू से बताती है कि चीफ टैंक जब एक
1 साल पहले फॉलन गॉड कैनियन से वापस आई थी, तब उस वक्त वह बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। यह सुनते ही टेन्यू कहता है कि उस समय तो आउटर सेक्ट में कोई एग्जाम का ट्रायल चल रहा था। इस पर एक एल्डर कहती है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। इसके बारे में पता चलते ही टेन्यू सोचने लगता है कि वह तो उस समय बुरी तरह से जख्मी थी, लेकिन उसके बाद भी उसने 4th लेवल वाले थंडर आइज डीमन ईगल को एक झटके में मार दिया, जिसका मतलब है कि इसके पास में गॉड स्पिरिट रिल्म के परफेक्शन लेवल वाली कल्टीवेशन है। लेकिन इसके बाद टेन्यू हैरान होता है कि फॉलन गॉड कैनियन में ऐसा कौन सा डीमन है जिसने चीफ टैंक के तीनों सोल को एक साथ बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसके बाद टेन्यू उस टाइम के बारे में याद करता है जब वह चीफ टैंक से अनजाने में ही माउंटेन के अंदर मिला था, लेकिन तभी अचानक से उसे समझ आता है कि चीफ टैंक को किसी डीमन बिस्ट ने जख्मी नहीं किया है, बल्कि वह कोई आउटसाइडर था जिसने 1000 ड्रैगन फॉरबिडन हेवनली फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश की थी। इसलिए उसने जरूर ही फॉर्मेशन के अंदर के फॉरबिडन ब्रेथ को टच कर दिया होगा, जिसकी वजह से उसमें से सोल डिस्ट्रॉइंग फॉरबिडन ब्रेथ निकली होगी और इसी ने चीफ टैंक के तीनों सोल और 7 स्पिरिट को बुरी तरह से जख्मी कर दिया होगा। अब इसके बाद टेन्यू चीफ टैंक को ट्रीटमेंट देने के लिए कोई पावर यूज करने लगता है, जिसे देखते ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह कोई ऐसी वैसी पावर नहीं थी, बल्कि यह पावर लीजेंडरी रिफाइनिंग फॉर्मेशन की होती है। और इसके बाद टेन्यू इस फॉर्मेशन को चीफ टैंक की बॉडी पर यूज करने लगता है और उसे तुरंत ही हवा में उठा लेता है। इसके बाद टेन्यू उसकी सोल में से फॉरबिडन ब्रेथ को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके बाद यह चीज तुरंत ही उसके सोल और स्पिरिट में से बाहर आ जाती है। और अब इसे देखते ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान होते हैं। अब इतना सब होते ही टेन्यू उसकी बॉडी को नीचे रख देता है और इनसे बताता है कि 1 घंटे के बाद चीफ टैंक होश में आ जाएगी। यह सुनकर एल्डर पूछती है कि चीफ टैंक को पूरी तरह से हील होने में कितना टाइम लगेगा। तब टेन्यू कहता है कि चीफ टैंक जैसे ही होश में आएगी, मैं उसके तुरंत बाद उसे फिर से ट्रीटमेंट दूंगा। और इसके बाद टेन्यू एल्डर से पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, जिसके बाद वह एल्डर अपना नाम चेनसुई बताती है। इसके बाद टेन्यू से कहता है कि तुम जाओ और तुरंत मिस बिंग को यहाँ पर लेकर आओ, और इसके अलावा तुम जू वुयुन को भी अपने साथ में लेकर आना। यह सुनते ही चेनसुई तुरंत उसकी बात मान जाती है और इसके बाद वह मिस बिंग को लाने के लिए चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि 4th एल्डर अभी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। वहीं दूसरी ओर हम मिस बिंग को देखते हैं, जिसे एक तालाब के अंदर कैद करके रखा गया था और जू वुयुन यहीं पर गार्डिंग कर रहा था। इसके बाद वह एल्डर मिस बिंग से कहने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लेती और मुझे खुश कर देती, तब हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता और किसी तरह से तुम्हारी जान बचा लेता। लेकिन हम देखते हैं कि मिस बिंग भले ही बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन वह उसकी कोई भी बात नहीं मानती है और एल्डर से कहती है कि तुम भले ही मुझे मार दो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तब एल्डर मिस बिंग से कहने लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि होली सेक्ट पील डिवीजन के सेकेंड एल्डर ने ऑर्डर दिया है कि जैसे ही चीफ टैंक की मौत होगी उसके बाद तुम्हें भी उसके साथ में दफना दिया जाएगा, इसलिए मैं उसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसके बाद एल्डर मिस बिंग का मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि इस वक्त तुम बिल्कुल एक मरे हुए आदमी के जैसी हो गई हो, जिसकी वजह से यह चीज तुम्हारे लिए बड़े शर्म की बात है। अब इस बात की वजह से मिस बिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वह एल्डर से कहती है कि अगर तुम मर भी गए उसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब उसके इस बात पर एल्डर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें खुद को मारने के लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हो गया तब मैं सेकेंड एल्डर को कोई भी जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसके बाद एल्डर मिस बिंग से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती तब उसकी वजह से मुझे तुम्हें और भी अच्छे तरीके से खातिरदारी करनी होगी, और इसलिए अब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि अगली वीडियो मैं जल्दी से अपलोड कर सकूं।